हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ हम क्लास 11 का इम्पोर्टेंट सीरीज लाए हुए हैं जहाँ पर इम्पोर्टेंट चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड जो एक चैप्टर है, इसका मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन आज दूंगा, ठीक है। ज़्यादा डिटेल से नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। तो नो रियल बॉडी इज़ ट्रूली रिजिड। आप जानते हैं कि कोई भी बॉडी परफेक्टली रिजिड नहीं होता है, वो उसको हम तोड़ सकते हैं किसी भी बॉडी को, ठीक है। फिर देखते हैं कि एलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी क्या होता है। आपने एलास्टिसिटी के बारे में नहीं सुना होगा तो यहाँ से देख लीजिए। प्लास्टिसिटी आपको तो विश्वास नहीं होता कि प्लास्टिसिटी भी कुछ होता है। तो देखते हैं एलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी क्या होता है। प्लास्टिसिटी और एलास्टिसिटी सब्सटेंस यानी बॉडी का एक गुण होता है, ठीक है। जिस गुण के द्वारा तो पहला तो दोनों गुण होता है बॉडी का, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या गुण होता है। तो जिस property of a body by virtue of which it tends to regain its original size and shape when the applied force is removed is called elasticity। यानी किसी बॉडी में जब उसमें जो अप्लाइड किया गया फोर्स है उसको जब हटा देते तो वो अपना साइज और शेप को वापस पाने का प्रयास करता है, ठीक है। तो जिस गुण के कारण वो अपना साइज और शेप को वापस पा लेता है उसको हम बोलते हैं एलास्टिसिटी। फिर देखते हैं कि प्लास्टिसिटी क्या होता है। प्लास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी होता है बॉडी का जिसके द्वारा यह अपने साइज और शेप में वापस आने का तो प्रयास तो करता है लेकिन डजंट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप। वो अपना वास्तविक शेप को पुनः प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसको हम प्लास्टिसिटी कहते हैं। फिर देखते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है। आपने स्ट्रेस के बारे में तो सुना होगा लेकिन आपने स्ट्रेन नहीं सुना होगा। तो देखते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेन क्या होता है। देखते हैं स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस होता है कि रिस्टोर, ये कुछ नहीं होता, ये प्रेशर जिस तरह आपने पढ़ा है ना, प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया, उसी तरह स्ट्रेस भी होता है फोर्स पर, लेकिन ये रिस्टोरिंग फोर्स होता है। जो बॉडी खुद से जो फोर्स अप्लाइड करके यानी जो अपना साइज और शेप को वापस पाने चाहता है वो रिस्टोरिंग फोर्स, यानी जिस रिस्टोरिंग फोर्स लगता है बॉडी में पर यूनिट एरिया उसको हम स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। और रिस्टोरिंग फोर्स जो लगता है बॉडी में वो उसका अप्लाइड फोर्स का तो इक्वल होता है। यानी मान लेते हैं 5 न्यूटन फोर्स लगा करके उसको आप दबाने का प्रयास किए तो अपना जब आप 5 न्यूटन फोर्स तो हटा देते तो वो भी 5 न्यूटन फोर्स लगा करके ही अपना वापस अपना ओरिजिनल शेप और साइज को वापस पाता है, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है। तो इसीलिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होता है, ठीक है। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है फोर्स बाय एरिया। यह एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। इस तरह एफ स्टोरिंग फोर्स होता है जो कि इंटरनल फोर्स होता है और ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, ठीक है। इसका एसआई यूनिट की यदि आप बात करेंगे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जिसको आप पास्कल भी बोलते हैं। एसआई यूनिट क्या होता है, प्रेशर का। जिस तरह आपने प्रेशर का पढ़ा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, उसी तरह उसका भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अब देखते हैं कि प्रेशर और स्ट्रेस में थोड़ा डिफरेंस क्या है। तो स्ट्रेस प्रेशर जो होता है ना वो एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, जिसको अप्लाइड फोर्स भी बोलते हैं, जबकि स्ट्रेस जो होता है ना वो इंटरनल फोर्स होता है, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। फिर देखते हैं आगे, आपको दिखाई दे रहा है ना, हाँ बोलिएगा, ठीक है। देखते हैं टाइप ऑफ स्ट्रेस। आपको इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, ठीक है। इसका लिंक आप टेंशन नहीं लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा तो मैनेज कीजिएगा। टाइप ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस का टाइप कितना प्रकार, आपको किसी बुक में 4 टाइप का भी देखने को मिला होगा लेकिन मुख्य रूप से 3 टाइप का होता है। पहला होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, दूसरा होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस, तीसरा होता है हाइड्रोलिक स्ट्रेस। तो देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है और टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है, जिसको शेयरिंग स्ट्रेस भी बोलते हैं, और हाइड्रोलिक स्ट्रेस क्या होता है जिसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, तो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया व्हेन फोर्स इज अप्लाइड नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। जब क्रॉस सेक्शनल एरिया का आप यदि नॉर्मली फोर्स लगा रहे तो उस प्रकार के फोर्स पर यूनिट एरिया को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है। फिर देखते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस, जिसको हम शेयरिंग स्ट्रेस भी बोलते हैं। तो जब रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया व्हेन फोर्स इज अप्लाइड पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी के फेस के यानी पैरेलल में जब फोर्स लगता है, ये मान लेते हैं एक बॉडी है, इसके पैरेलल में जब फोर्स लग रहा है पर यूनिट एरिया में तो उसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस, जिसको शेयरिंग स्ट्रेस भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। फिर आता है हाइड्रोलिक स्ट्रेस या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। जिस तरह नाम से ही पता चल रहा है हाइड्रोलिक स्ट्रेस यानी लिक्विड के बारे में कुछ होगा, ठीक है। तो यानी ये लिक्विड में ही लगता है। तो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया व्हेन फोर्स इज अप्लाइड बाय फ्लूइड ऑन द बॉडी, यानी बॉडी में कोई दूसरा नहीं लगा रहा है बल्कि फ्लूइड के द्वारा फोर्स लग रहा है पर यूनिट एरिया में, तो उसको हाइड्रोलिक स्ट्रेस या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बोल सकते हैं, ठीक है। फिर ये आपने स्ट्रेस के बारे में पूरी जानकारी देख लिया। अब मैं आपको बताता हूँ स्ट्रेन के बारे में, ठीक है। स्ट्रेन के बारे में बताता हूँ, ठीक है। स्ट्रेन
तो स्ट्रेन होता है कुछ नहीं, स्ट्रेन कि कितना आप किसी बॉडी को खींचे या कितना आप उसको डिफॉर्म यानी दबाए हैं, ठीक है, वही होता है स्ट्रेन। यानी कितना आप खींचे उसको, कितना लंबा कर दिए खींच कर, और कितना दबा करके उसको आप छोटा कर दिए, तो वही होता है स्ट्रेन। स्ट्रेन इज इक्वल टू, जिस तरह मैंने अभी एग्जांपल लेके बताया कि कितना लंबा कर दिए कितना छोटा कर दिए, तो ये चेंज इन लेंथ, जिस तरह लंबा कर दिए तो कितना आप लंबा कर दिए बाय ओरिजिनल लेंथ, पहले उसका लेंथ कितना था, ठीक है। फिर देखते हैं यहाँ आगे देखते हैं, आगे हो जाता है आपका स्ट्रेन रेशियो ऑफ द टू सिमिलर क्वांटिटीज। तो जो स्ट्रेन होता है ना वो दो सिमिलर क्वांटिटी का रेशियो होता है, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता है और डायमेंशन भी इसका कुछ नहीं होता है। टाइप ऑफ, यदि आप स्ट्रेन का जो देखेंगे टाइप, तो ये भी 3 प्रकार के होते हैं, वही सब है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन और वॉल्यूम स्ट्रेन, ठीक है। तो यदि आप लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का बात करें तो यानी ये लंबाई का बात करता है, तो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, डेल्टा एल बाय एल। फिर यदि आप शेयरिंग स्ट्रेन का बात करेंगे तो ये चेंज इन ये भी डिस्प्लेसमेंट, यानी कितना आप उसको फोर्स लगा, कितना उसमें चेंज कर दिया उसका साइज में, ठीक है, यानी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स टू द लेंथ ऑफ सिलेंडर, कितना ओरिजिनल उसका लेंथ था तो उसका रेशियो डेल्टा एक्स बाय एल। फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यदि आप देखेंगे तो कितना उसका वॉल्यूम में चेंज हुआ है बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, कितना उसका पहले का वॉल्यूम था, ठीक है, वही होता है। तो वॉल्यूम स्ट्रेन हो गया डेल्टा वी बाई वी। अब यदि आप स्ट्रेन और स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपको एक समझना पड़ेगा टॉपिक, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या होता है? हुक्स लॉ होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी आप मान लेते कम एक छोटा सा फोर्स लगा करके किसी यूनिट एरिया में आप छोटा सा स्ट्रेस उत्पन्न किए और आप छोटा सा उसका साइज और शेप में कम परिवर्तन किए, तो जो स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्ट्रेन का, तो इसी को बोलते हैं हुक्स लॉ, ठीक है। हुक्स लॉ में स्ट्रेस इज इक्वल टू, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं तो कांस्टेंट आएगा के, इस कांस्टेंट के को क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। फिर देखते हैं, अब यदि आप हुक्स लॉ को समझिए तो आपको एक कर्व समझना पड़ेगा जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। एक कर्व है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है। तो देखते हैं इस कर्व में इधर जो एक्स एक्सिस में जो लाइन खींचा गया वो स्ट्रेन को दिखाता है, और जो वाई एक्सिस में खींचा गया लाइन उसको वो स्ट्रेस को दिखाता है, और इस तरह जो उसका स्लोप गया है वो उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को बताता है, ठीक है। तो यहाँ 0 से स्टार्ट किया और ए तक जा रहा है, यानी वो उसका स्ट्रेन भी सेम है और स्ट्रेस भी सेम है, यानी जितना वो इधर गया उतना उधर गया, यानी ये प्रोपोर्शनलिटी तक जा रहा है, यानी ये हुक्स लॉ को ओबे कर रहा है, वही लिखा है 0 से ए तक गया तो वो ओबे हुक्स लॉ, ठीक है। ये इसका सॉलिड बिहेवियर में लगता है, ठीक है। फिर ये जैसे ए से बी जाएगा तो ये अपना साइज को थोड़ा डिफॉर्म करने लगता है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें हुक्स लॉ ओबे नहीं करेगा, ये स्ट्रेन आर नॉट प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल नहीं जा रहा है, इसमें थोड़ा इलास्टिक लिमिट में जैसे ये पहुंच जाएगा इलास्टिक लिमिट, जिसको एल्ड पॉइंट भी बोलते हैं, तो इसके बाद ये प्लास्टिसिटी को अपना दिखाने लगता है। तो बी से डी जैसे जाएगा, बी से डी ये अपना प्लास्टिसिटी डिफॉर्मेशन इसमें होते जाएगा, और डी से जैसे थोड़ा आगे बढ़ेगा अब ये अपना प्लास्टिसिटी को खोते जाएगा, यानी जिस तरह प्लास्टिक को दबाते हैं तो जितना दबाते दबाते देखते ना वो टूटने लगता है, यानी डी से जैसे आप आगे बढ़ेंगे वो फ्रैक्चर कर जाएगा, फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है। और यहाँ से अब जैसे 0 से ए जाएगा तो यदि आप यहाँ से फोर्स हटा दिए तो वो आप वापस ओ में आ जाएगा, लेकिन जैसे ए से सी चल जाए यानी उसका अब शेप और साइज थोड़ा लंबा हो गया है, यानी उसका लेंथ बढ़ गया है, तो सी में जैसे पहुँच जाए तो वो सी से ओ में नहीं आएगा बल्कि सी से वो यहाँ आएगा, ठीक है, इतना वो लंबा हो गया, वही परमानेंट स्टेट दिखाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कुछ आपको बताता हूँ कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। और गिवन ग्राफ इज़ मोर, ये जो ग्राफ आप देखे वो मेटल्स का था। अब आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में थोड़ा बताता हूँ। ये भी आपने जो अभी हुक्स लॉ में देखा कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था स्ट्रेन, यानी जब स्ट्रेस बाय स्ट्रेन करेंगे तो जो कांस्टेंट आता है कि उसी को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो यदि आप ये समझिए तो अब आपको समझना पड़ेगा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है। तो ये एक रेशियो होता है, ठीक है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का। तो रेशियो किसका होता है? टेंसाइल स्ट्रेस जिसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस यानी एप्सिलॉन से जिसको डिनोट करते हैं। तो दोनों का जो रेशियो होता है उसी को यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका यूनिट हो जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, ठीक है, जिसको आप वाई से डिनोट करते हैं, और वाई बराबर हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन,
ये स्ट्रेस है, सिग्मा स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस का क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और ये एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन यानी स्ट्रेन है, तो स्ट्रेन का क्या होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इस तरह होगा। अब आपको जो इंपॉर्टेंट है देखने के लिए वो मैं बताऊंगा, ठीक है, एक्स्ट्रा ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ मैं अभी बताऊंगा आपको, बेसिक चीज़, ठीक है। देखते हैं तो इस तरह आपको यदि आप किसी के सामने बोलिएगा कि मैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड को पढ़ लिया, तो वहाँ से आपको सवाल पूछेगा कि बल्क मॉडुलस को बताओ, तो बल्क मॉडुलस भी एक रेशियो होता है। जिस तरह वहाँ पर आपने देखा था यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में कि वो टेंसाइल स्ट्रेस बाय का रेशियो होता था लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का, उसी तरह यहाँ पर बल्क मॉडुलस में होता है हाइड्रोलिक स्ट्रेस और कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोलिक स्ट्रेन का। यहाँ यानी पूरी देखने का मतलब तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का ही रेशियो होता है, ठीक है। जिसको आप BC डिनोट करते हैं बल्क मॉडुलस को। और यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस यानी हाइड्रोलिक स्ट्रेस का बात हो रही है, यानी यहाँ पर प्रेशर का जिक्र होगा, तो B बराबर -P/Δ V/B। इसका यूनिट का यदि बात करें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, पास्कल, जिस तरह उसका होता था उसी तरह। अब यदि आप इसको बल्क मॉडुलस यानी B को यदि आप रेसिप्रोकल कर देंगे तो आपको एक नया मिलेगा कंप्रेसिबिलिटी। तो ये भी कुछ नहीं, ये रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको थोड़ा सा नया कुछ, अब आपको थोड़ा एक क्वेश्चन में बताता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि आपको बोल रहा है कि ये एक स्टेटमेंट दिया गया जिसमें आपको बोल रहा और आपको बताने लगाना है कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया वो सही कहा गया है या गलत, और यदि गलत कहा गया है या जो सही कहा गया है तो उसका रीजन भी आपको बताना है, ठीक है। तो बताता है कि द यंग्स मॉडुलस ऑफ रबड़ इज ग्रेटर देन दैट ऑफ स्टील। क्या रबड़ का जो यंग्स मॉडुलस होता है वो स्टील से ज़्यादा होता है? तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया ये सही है या गलत है? तो इसका जो आंसर होगा वो गलत है। तो गलत है तो क्या, कैसे गलत है? तो इसका आंसर देखते हैं कि फॉर ए गिवन स्ट्रेस, आप किसी एक गिवन स्ट्रेस में यदि आप द स्ट्रेन इज रबड़ इज मोर, देखते हैं कि आप यदि रबड़ में थोड़ा सा भी यदि आप फोर्स लगाते हैं ना वो तो बहुत ज़्यादा वो खींचा जाता है, यानी बहुत ज़्यादा उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाता है। यानी तो आप जानते हैं यंग्स मॉडुलस में स्ट्रेस बाय स्ट्रेन को हम यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो ज़्यादा यदि स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यंग्स मॉडुलस, तो इस तरह यंग्स मॉडुलस बहुत कम होगा। तो यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या यंग्स मॉडुलस रबड़ का ज़्यादा होता है? तो ये क्वेश्चन गलत हो गया। तो इसका आंसर होगा रॉन्ग, यंग्स मॉडुलस फॉर रबड़ इज लेस होता है, कम होता है देन इट इज़ फॉर स्टील की तुलना में। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। थोड़ा सा भी यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, मोटिवेट कीजिए हमको, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर मैं अपना यथासंभव जितना भी हो सके मुझसे, तो मैं यहाँ पर वीडियो बनाकर आपके लिए डालता रहूँगा। तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसका PDF मैं अभी तुरंत डाल दूँगा, तो उसके बाद आप देख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।